आप नेहा कक्कर को दीदी नहीं बुलाते हैं, क्यों? एक सूरज निकला था, एक पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी. जुबिन गर्ग दा तो ऑफ कोर्स ही इज गॉड, राइट. और नॉर्थ ईस्ट में तो उनको मतलब लिटरली एकदम भगवान जैसा उनको रिस्पेक्ट किया जाता है. जिधर भी मैं हूँ उसमें पूरा क्रेडिट पेरेंट्स को और भगवान को जाता है ऑफ कोर्स, कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा गाता है, हम इसको कॉम्पिटिशन्स में लेके जाएंगे. तो मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं गाता हूँ. खुद से कंपटीशन करो. जी. खुद को पहले देखो अंदर से क्या हो, दूसरे को देख के घबराओ मत. अब तक कितनी कंट्रीज में शोज किया आपने? और पराशर को पराशर से बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. থেংক ইউ ছ' মাছ. আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে থাম্বনেইল দেখিছে, হুকলাইনকেইটা শুনিছে, আৰু আজি কোন আহিছে আপোনালোকে গম পাইছে. ভাল লাগিছে মোৰ যে এফালে চক্ৰপাণি পৰাশৰ আৰু আনফালে আছে বিভুৰ পৰাশৰ. নমস্কাৰ বিভুৰ. नमस्ते. सो पहले मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको विभुर बोलूँ, पराशर बोलूँ, और आज दो पराशर मिलके हम लोग वार्तालाप करेंगे. देखो आप भी पराशर, मैं भी पराशर, तो आप या तो विभोर बोलो या पराशर बोलो, एक ही बात है. एक काम करते हैं, आप भी मुझे पराशर बोलिए, मैं भी आपको पराशर बोलूँ. चलेगा. विभुर পৰাশৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহি আজি কেনেধৰণে জনপ্ৰিয় হৈছে. সংগীতৰ জগতখনত এটা খুব চিনাকি নাম বিভুৰ পৰাশৰ. সাৰেগামা লিটিল চেম্পছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিয়ান আইডললৈকে, আৰু তাৰ মাজত বহুত এৱাৰ্ড তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে. চ' আজি মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে যে তেওঁৰ লগত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম, আৰু তেখেত অসমলৈ কিয় আহিছে, উদ্দেশ্য আছে. সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিক যিখন উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে, তাৰ লগত বিভুৰ কেনেধৰণে জড়িত হৈ পৰিছে, আৰু অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, নতুন প্ৰজন্ম আছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ সুবিধা লাভ কৰিব বিভুৰৰ পৰা, এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. চ' বিভুৰ পৰাশৰ, 2-3 बात आप और मेरे साथ सिमिलर है. पहला बात है कि मेरा टाइटल पराशर है, आपका पराशर है. आप ब्राह्मीण हैं, मैं ब्राह्मीण हूँ जी. उसके बाद आपके घर में आपका फादर, मदर एंड सिस्टर है, तो मेरे घर में भी मेरा फादर, मदर और सिस्टर ही है. ओके. और अलग 2-3 बात है, ये है कि मैं शादी कर लिया, मेरे बीबी है और मेरा बच्चा है. तो आपने अभी तक शादी तो नहीं किया? कर लिया. हाँ. और आगे बढ़ा कुछ? नहीं हुआ. अभी किया जी. तो उसमें सिमिलरिटी नहीं है. और एक सिमिलरिटी नहीं है, मेरा हिंदी बहुत खराब है. जितने भी बॉलीवुड का स्टार के साथ मैं वार्तालाप किया, सबने बोला कि चक्रपाणि आपने हिंदी तो खा दिया. तो पहले सॉरी. कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. तो ये हम लोगों का मिल गया, और नहीं मिलने का बात भी हो गया. ओके. सो जब आप सारेगामा लिटिल चैम्प्स में थे, तब से मैं आपको देख रहा हूँ. इसलिए देख रहा था कि कोई तो मेरे साथ एक टाइटल शेयर कर रहे हैं, पराशर. आज ऐसे बात होगा, दिल जुड़ गया. तब से देख रहा हूँ आप जितना ग्रोथ कर रहे हैं. हाँ, पराशर लोग भी आगे जा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ काम. तो ये बात बताइए, इससे पहले आप और किसी पराशर से मिला था? हाँ, मिला था. विभोर से भी मिला हूँ, और पराशर से भी मिला हूँ, और विभोर पराशर से भी मिला हूँ. हाँ, मेरे स्कूल में ही थे. ओके. तो बैच में एक और विभोर था, उसका नाम भी विभोर पराशर था. ओके. हाँ. बाकी इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, डेफिनेटली सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में तो मैं था. 2007 में हुआ था. उसमें सोनू निगम जी और सुरेश वाडेकर जी जजेस थे. और मेरा ड्रीम अभी भी हमेशा ही रहता है. और जब भी मैंने मेरा ये म्यूज़िक करियर जब मैं स्टार्ट किया था इनिशियली, तब मेरा ड्रीम था कि मुझे सिर्फ एक बार सोनू निगम जी को मिलना है. और मुझे तब ये मालूम नहीं था कि जब मैं ऑडिशन देने गया, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि वो जज है उसमें. जब मैं एकदम थिएटर राउंड्स तक पहुंच गया, तब मैंने देखा, और मेरा कुछ 3-4 बजे सुबह नंबर आया स्टेज पे गाना गाने का. तब मैंने देखा कि सामने सोनू निगम सर और सुरेश वाडेकर सर बैठे हैं. तो वो मेरा ड्रीम वहीं कंप्लीट हो गया. उसके बाद जर्नी में मैं आगे तक गया, तो मेरा वो ड्रीम सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने वो ड्रीम जिया थ्रू आउट द जर्नी. एंड नाउ 2007 से लेके 2024 आ गया है.
तब से लेके आज तक सर मुझे बाय नेम एंड बाय फेस जानते हैं, एंड ही रियली लव्स मी कि मैं जहाँ भी अभी हूँ और मेहनत से हूँ तो बहुत खुश होते हैं वो। जी। और लिटिल चैम्प्स से पहले भी इनफैक्ट मैंने एक शो किया था, वो भी 2007 में था, वो थोड़ा पहले आया था उससे कुछ 3-4 महीने पहले। ओके। उसका नाम था टाइटन अंताक्षरी। टाइटन अंताक्षरी। हाँ, ओके। तो उसमें मैं था। उसके बाद वो एक कुछ 2 लाइनें मैंने वहाँ गाई थी, तो उधर जो टीम थी उन लोगों ने मुझे वापस कॉल किया लिटिल चैम्प्स के लिए। Okay. तो ऐसे मैं लिटिल चैम्प्स में गया। Okay. फिर लिटिल चैम्प्स के बाद तो थोड़ा सा ऐसा फेम मिल गया था, जो एक बचपन में एक फेम मिलता है एक रियलिटी शो से, वो मेरे को पूरा मिला। उसके बाद मैंने पूरी दुनिया में शोज़ किए, ट्रैवल किया। छोटी सी एज में मैं ट्रैवल करना स्टार्ट किया और शोज़ करना स्टार्ट किया, और इसका पूरा श्रेय मैं मेरी मम्मी को दूंगा, डेफिनेटली, क्योंकि वो भी सिंगर था। हाँ, वो भी सिंगर है। और शादी के बाद उनका कंटिन्यू नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनका वो ड्रीम, मतलब उन्होंने बोला मुझे कि थ्रू योर आइज आई एम सीइंग माई सेल्फ, कि मतलब तुम्हारी जर्नी के उस पर मैं अपनी जर्नी आज जीती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जी। और बाकी मेरी मॉम को पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि वो मेरे साथ हर ऑडिशन में लाइंस में लगती थी, जाती थी, मेरे लिए लंच लेके चलना, या लेट हो रहा है तो शाम का नाश्ता लेके चलना। बहुत सारी चीज़ें मतलब साथ में देखी हैं पेरेंट्स के साथ, और आज बहुत अच्छा लगता है कि जिधर भी मैं हूँ उसमें पूरा क्रेडिट पेरेंट्स को और भगवान को जाता है। ऑफ कोर्स खुद को भी जाता है, क्योंकि अगर मेरा दिल नहीं होता म्यूज़िक में तो मैं सीख भी नहीं पाता। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इफ़ नॉट स्टडीज़, क्योंकि पढ़ाई में मैं इतना 12 पास कर लिया ना। हाँ, स्टडीज़ में मैं इतना अच्छा नहीं था जी। तो शुरू से ही मतलब म्यूज़िक में मेरे को था। तो यूजुअली स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की और शैतानियों की कंप्लेंट आती थी कि बहुत शैतानी करता है आपका बेटा और बहुत सारी मस्ती करता है। तो एक दिन वापस कॉल गया स्कूल में, तो बुलाया स्कूल में पेरेंट्स को, तो वो फिर से प्रिपेयर थे कि अब फिर से कोई शैतानी की है विभोर ने, तो वो प्रिपेयर थे कि कुछ तो बोला जाएगा। तो जैसे ही मुझे बुलाया तो उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ करी स्कूल में, प्रिंसिपल ने, कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा गाता है, हम इसको कॉम्पिटिशन्स में लेके जाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं गाता हूँ। वो धीरे धीरे उनके साथ, जब मैं मॉम के साथ जाता था तो जब वो गाते थे तो मैं भी पीछे से गाता था। तो एक बार उन्होंने अपने आवाज़ को कम करके सिर्फ मेरे को ही सुना, तो उनको पता लगा कि मैं सुर में भी गा लेता हूँ, ताल भी है, फीलिंग्स भी है और इमोशंस भी है, कि मैं इमोशन के थ्रू एक गाना डिलीवर कर देता हूँ। जी। तो यही चाहिए होता है बेसिक। आप बाथरूम में बहुत गाते थे? नहीं। हाँ? नहीं, 2-3 इंटरव्यू में आपने बोला था। मतलब बचपन में, लेकिन जब परस्यू करने लग गया था फिर तो ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर खोल के स्पीकर्स ऑन करके कैरोके पे पूरा मैं गाता था। बट आई हैव नेवर लर्न फ्रॉम एनीवन। मतलब मदर से मेरे को जो मिला, उसके बाद यूट्यूब एंड रफ़ी साहब, किशोर साहब, सोनू निगम सर, के ये लोग मेरे इंस्पिरेशंस हैं। जी। आपके माँ ने बोला था कि विभोर खुद के साथ कंपटीशन कर, दूसरों के साथ नहीं। हाँ। ये आपको कैसे लगा? इस चीज़ को कैसे लगा आपको? ये तो सच बात है, और एक्चुअली मतलब जब उन्होंने ये बोला तो ये मेरे को समझ आ गया था कि किसी और के साथ कंपटीशन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फाइटिंग कंपटीशन नहीं है जिसमें आपको जीतना ही जीतना है, आप हार नहीं सकते। इसमें ये होता है कि आपको अपने जो हमारे दिमाग में जो एक लिमिट होती है कि यार मैं यहीं तक कर सकता हूँ, वो कंपटीशन होता है आपका। कि अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि विभोर पराशर इधर तक ही गा सकता है या उसका रेंज इधर तक ही जा सकता है, तो वही मेरा कंपटीशन है कि उसको इधर से इधर लेके जाना। तो वो मतलब है बेसिकली इस बात का कि खुद से कंपटीशन करो। जी। खुद को पहले देखो अंदर से क्या हो, दूसरे को देख के घबराओ मत। हाँ। ये है उसका मतलब। एक राउंड था वहाँ पे, शाहरुख खान था, कैटरीना कैफ था, और आपने गाना गा के उसके बाद आपके पिता ने बोला, आपके फादर ने बोला कि घोड़ा तो मेरा है, इसको लाकाम नहीं चाहिए, तो ये खुद दौड़ेगा, खुद जीतेगा। बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताइए, उस मोमेंट को बताइए। ये इंडियन आइडल फाइनल की बात है। एंड तब शाहरुख सर आए हुए थे शूट पे, कैटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा, दे ऑल 3 वर देयर। और मेरे पापा से ऐसे पूछा गया कि मनीष पॉल भैया एंकर कर रहे थे इंडियन आइडल सीजन 10 को,
तो उन्होंने बोला कि कैसा लग रहा है आपको, आपका बेटा आज इंटरनल सीज़न 10 के फिनाले में पहुंच गया है और विनिंग ट्रॉफी से थोड़ा ही दूर है, तो कैसा लग रहा है आपको? तो उनका मेरे पापा का बिल्कुल सीधी बात होती है कि तुम को ही करना है सब कुछ, कोई मदद करने वाला कोई नहीं आएगा। घोड़ा के ऊपर बैठ जाए कोई और उसको चलाए तो मतलब नहीं है, घोड़े के पास भी दिमाग है, उसको खुद ही, अगर वो खुद ही कर लेगा तो फिर उससे अच्छी बात ही नहीं है कोई जी। तो वो बात मेरे को अभी तक याद है कि खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो विभुर पराशर ने आप खुद को घोड़ा समझते हैं या घोड़ा के ऊपर बैठने वाला वो आदमी समझते हैं इस जर्नी में? इतना सोचना पड़ेगा, इतना नहीं, सोचने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत उन दोनों का बहुत महत्व है एक दूसरे की लाइफ में। जी। दोनों एक दूसरे का, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे की जरूरत रहती है, ऐसा ही घोड़ा और उसको चलाने वाला भी रहता है। तो आई थिंक आई एम बोथ, दोनों का काम मैं कर रहा हूँ आई थिंक। जो छोटा वाला स्टार है ना, तो लिटिल चैम्प्स में छोटा वाला स्टार बन गया और इंडियन आइडल में थोड़ा बड़ा हो गया स्टार। दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं आपको? दोनों में पहला फ़र्क थोड़ा मैच्योरिटी का था। उस टाइम मैं 10 साल का था, जब मैं इंडियन आइडल में आया तो मैं 22 साल का था। तो ऑलमोस्ट 10 साल जी बाद मैंने एक शो के फाइनल्स में मैं पहुंचा जी। तो मेन फ़र्क ये था कि जब मैं इंडियन लिटिल चैम्प्स में था तब मुझे ये नहीं पता था कि कोर मेहनत क्या होती है। कोर मेहनत तो पेरेंट्स कर रहे थे तब, मेरे को तो लेके जाना, खाना ला के दे देना और पेरेंट्स के साथ रहना, कोई दिक्कत ना होना, सब सहूलियत होती है आपके पास। बट जब मैं इंडियन आइडल में आया, उससे पहले भी मैंने बहुत शोज़ में ऑडिशंस दिए। लिटिल चैम्प्स के बाद मैंने एक शो किया था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट ZTV पे किया था। उसके बाद फिर मैंने एक शो किया था उस्तादों के उस्ताद, उसमें कॉमेडियंस थे, डांसर्स थे और सिंगर्स थे। और सिंगर्स में भी कैटेगरी थी, जूनियर सिंगर्स, सीनियर सिंगर्स, जूनियर डांसर, सीनियर डांसर्स, और कॉमेडियंस में भी ऐसा ही था। उसके बाद फिर मैंने DD नेशनल पे एक शो किया था, भारत की शान। हाँ, उसमें मैं, विशाल मिश्रा, हम लोग थे। तो विशाल मिश्रा वॉज द विनर एंड आई वॉज द रनर अप। फिर उसके बाद एक और हुआ, भारत की शान महाविजेता। उसमें भारत की शान के जितने भी सीजन हुए थे उसके रनर अप्स और विनर्स को बुलाया गया था। उस शो में भी विशाल मिश्रा वॉज द विनर एंड आई वॉज द रनर अप। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। दिल्ली में मैं शोज़ करता था, कैफ़ेज़ में, वेडिंग्स में परफॉर्म करता था और कॉलेजेस में परफॉर्म करता था और खुद को एक्सप्लोर कर रहा था, बेसिकली सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग पियानो, गिटार और थोड़ा बहुत यूट्यूब से मैं वोकल्स सुन के थोड़ा नई नई चीज़ें ट्राई करता था, नए नए सिंगर्स को सुनता था। उसके बाद फिर इंडियन आइडल में मैंने एक ऑडिशन दिया था, सीज़न 9। तो मैं थिएटर राउंड्स तक गया था, मैंने बहुत अच्छा गाया था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरे को थोड़ा सा हार्ट ब्रेक फील हुआ कि यार क्या है, इतना अच्छा गाया मैंने, ऑडिशन में सब अच्छे से प्रॉपर करा, मैंने सब चीज़ें फॉलो करी, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मेरे को लगा कि आई थिंक इट्स ओके, अगर रियलिटी शो नहीं है लाइफ में और या उसके थ्रू फेम नहीं मिल रहा है तो इट डजेंट मैटर, आपके पास आवाज़ तो है ही। जी। फिर मैं वापस दिल्ली जाके शोज़ कैरी ऑन किए, सारी चीज़ें जो चल रही थी वही रिपीट चालू था। रिस्टार्ट ही करना पड़ता है। शट डाउन तो करके रख ही नहीं सकते, वापस से रिस्टार्ट कर दो बस। और हर बार रिस्टार्ट करने में मुझे अच्छा ही लगता था कि मैं हर बार कुछ नया सीखता था। जी। उसके बाद फिर मेरे मॉम डैड ने मुझे बोला कि इस बार हमें कुछ अलग लग रहा है, पूरा सब कुछ अलग है, टीम अलग है, जजेस अलग है, पूरा पैनल अलग है, यू मस्ट ट्राई एक बार प्लीज़। तो मेरी मॉम ने मुझे बोला कि एक बार मेरे लिए यार चला जा। तो मैं मेरी मॉम की कोई बात मना नहीं करता हूँ। तो मैं गया ऑडिशंस देने, सिलेक्शन हुआ, थिएटर राउंड्स में गया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, सीधा टॉप 14 में आया मैं। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होता गया। वहाँ पे मेंटोर्स थे, वहाँ पे मेरे नीरज कालकर सर थे, मंगल मिश्रा सर थे, सचिन भाई थे जो हम लोगों को वहाँ पे सिखाते थे और हम लोगों को पूरा बताना, क्योंकि उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग को वो बताते थे कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, या फिर सुनते थे तो एकदम सच बोलना कि ये अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसे कर लो।
तो वहाँ पे मेरे को बहुत ग्रोथ मिली है उस शो से. नॉट इवन जस्ट मी, इंडियन आइडल सीजन 10 में जितने भी सिंगर्स थे उनको सबको एज अ सिंगल कंटेस्टेंट सबको बहुत प्यार मिला है ऑडियंस से, और सबकी एक अलग इमेज बन गई थी. जैसे मेरी दादी का भी था एक, वहाँ पे मेरी दादी को बहुत प्यार मिला ऑडियंस से, और मेरे को तो मिला ही. और फाइनल्स तक गया तो मतलब ऐसे तो नहीं गया, कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, अच्छा बार सेट किया शो में, तभी मेरे को वहाँ तक जाने का मौका मिला. जी जी. तो ये थी पूरी जर्नी फ्रॉम लिटिल चैम्प्स टू 8-9 रियलिटी शोज एंड देन टू इंडियन आइडल, एंड देन इंडियन आइडल में फाइनल्स, और फिर टॉप 5 में रहना. रियलिटी शोज में आपने 12-13 साल बिताया ना, ज़्यादा ही होगा सर. 2007 में मेरा पहला रियलिटी शो था. तो बहुत 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 साल हो गए ना. हाँ, और 2018 में वॉज द लास्ट. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जो फर्स्ट आता है, जो विनर है, तो आपने बहुत शोज में आपको रनर्स अप मिला, राइट? तो विनर्स और रनर्स अप में डिफरेंस क्या होता है, रनर्स अप और विनर्स? तो कभी फील होता है कि मैं विनर की बेसिकली उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था. ये कि क्लास से भी सीख सकते हैं ना हम. हाँ? अगर हम लोग क्लास में फर्स्ट आ गया, सेकंड भी आते हैं, थोड़ी नंबर्स के लिए, ये नंबर्स होता है या टैलेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. वोटिंग्स का सिस्टम भी तो है वहाँ पे. दोनों होते हैं. जी. और सलमान, चलो मैं विनर्स में सलमान की बात करता हूँ. सलमान बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है. और उसकी परफॉर्मेंस जैसे होता है कि एक बार गलत हो जाती है या 2 बार गलत हो जाती है, उसकी मुझे मतलब वो हम लोगों का सीज़न कुछ 8-9 महीने चला था. मुझे नहीं याद कि उसकी कोई एक परफॉर्मेंस थोड़ी सी 90% थी, उसकी सारी परफॉर्मेंस 100% थी, इसीलिए वो विनर था. दूसरा, उसको ऑडियंस का प्यार बहुत मिला. और विनर और फर्स्ट रनर अप या सेकंड रनर अप, या कोई विनर आया और कोई 7th आया, तो उसमें टैलेंट में कोई फ़र्क नहीं होता. अपना दिन भी होता है जी, एक जी. अपना लक भी होता है, आप और आपकी मेहनत भी होती है. जी, जी. मतलब ऐसा नहीं है कि विनर वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो 7th आया या 6th आया वो मेहनत कम कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट लक. और आपके पास एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो उधर आके. एक तो होता है गाना, आया गाया हो गया. एक होता है गा रहे हो, सुर में गा रहे हो, परफॉर्म भी कर रहे हो, प्रेजेंस भी है आपके पास. ये सब चीज़ें रियलिटी शो में बहुत मैटर करती हैं. रियलिटी शोज प्री प्लान होता है या नहीं होता है? नहीं होता है. देखो, अभी मूवी हम देखने जाते हैं, पता है ना मूवी है. हाँ. अब उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते. मूवी हम एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हैं. तो जितने भी रियलिटी शो होते हैं वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से होते हैं. उसमें रियलिटी, जो सिंगर गाना गाता है वो पूरा रियल है. इट्स वन टेक, एक टेक में ही आपको गाना है. अगर आपसे गलती हुआ तो आपको नहीं मिलेगा मौका. हाँ, मतलब बीच में बहुत लोग बोल रहे थे कि ये फेक होता है या फिक्स होता है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हज़ारों लोग आते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं. जब मैंने गाना भी स्टार्ट नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था मैं गा सकता हूँ, मैं तब से रियलिटी शो देख रहा हूँ. एक सारेगामापा 1 जिसमें सोनू निगम सर जब एंकर करते थे. तो ऐसे कोई बोलेगा कि ये सब फेक होता है, तो ये सब फेक नहीं होता है. एक स्टोरी एक कंटेस्टेंट के पीछे बनाई जाती है, वो भी रियल होती है एक हद तक, बाकी उसमें थोड़ा मसाला तो डालते ही हैं. कभी ऐसा भी देखता था हम लोग, जब सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वो लोग तो जाके बहुत बड़ा सिंगर भी बन रहा था. जैसे जुबिन नौटियाल को वो तो रिजेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो उसके बाद तो उन लोगों ने वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ, मेहनत तो जारी रहती है भाई. लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक जुनून, किस्मत आपकी साथ चल रही है और आप मेहनती और आपकी किस्मत चल रही है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता है. जी. और सबका एक जरिया होता है. किसी का रियलिटी शो होता है, किसी का यूट्यूब होता है, किसी का आजकल इंस्टाग्राम होता है. तो सबका एक अपना जरिया. कोई कवर्स बना के बहुत हिट हो जाता है, बहुत. तो सबकी अलग अलग जर्नी है. जी. गंभीर बात बहुत हो गया. हाँ. थोड़ा पास्ट में चलते हैं. yes. तो कैसे हुए आप और कहाँ पे बड़ा हुए? दिल्ली में बड़ा तो धीरे धीरे ही हुआ. वो तो मालूम है कि क्या करते थे छोटी सी उम्र में, क्या करते थे ऐसे कुछ. अभी तो शादी कर लिया ना आपने. हाँ. तो बड़ा हो गए. हाँ, बड़े हो गए.
बेसिकली रियलिटी शोज़ ही किए मैंने, मतलब काफ़ी छोटी एज में मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए। और उसके बाद फिर लाइव का मैंने एक्सपोजर ज़्यादा ट्राई किया, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में लाइव सिंगिंग का कल्चर बहुत है कैफ़ेज़ में, क्लब्स में, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग नाइट्स होती हैं, मोहम्मद रफ़ी नाइट और किशोर साहब की नाइट या आर डी बर्मन साहब की नाइट, उन लोगों की गाना गाना पड़ता है। हाँ, उनका गाना गाना पड़ता है। तो बेसिकली वो सब भी मैंने एक्सप्लोर किया है और कैफ़ेज़ में गा के एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली सेल्फ ग्रोथ में मैं ज़्यादा बिजी था अपनी। जी। और आपके फैमिलीज़ में वो सिस्टर्स हो ना, मोहन सिस्टर्स, वो आप लोगों का कुछ लगता है? जी, वो मेरे फादर की फर्स्ट कज़न है बेसिकली, जो मेरे दादाजी हैं। जी जी जी, उनके छोटे भाई की बेटी हैं वो। हाँ, वो तो फैमिली से आ गया ना, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में था। तो वहाँ से भी वो गाने का जो वो था वो ब्लड में था, अगर था ही। माँ तो मेरे घर में सभी कलाकार, मतलब कोई एक्टिंग में है, कोई एफएम रेनबो पे माउथ ऑर्गन, मेरे जो नाना जी थे वो एफएम रेनबो पे माउथ ऑर्गन और फ्लूट बजाते थे। ऐसा तो मतलब मम्मी गाती थी और मेरे फादर भी गाते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग का बहुत स्किल्स था, एक्टिंग उनकी अच्छी थी। तो थिएटर्स वगैरह भी किया है उन्होंने, रामलीला जो होती थी वो सब किया है उन्होंने। मैंने भी बचपन में 1-2 बार ट्राई किया था। तो ये सब मतलब खुद को एक्सप्लोर करने में मैंने बहुत टाइम दिया है। और क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि विभोर कौन है या विभोर कैसा मैं देखता हूँ अपने आप को आगे, तो मैंने सब चीज़ें ट्राई करी। जी जी जी, डांस भी ट्राई किया। हाँ, डांस भी ट्राई किया। जी, मैंने कॉमनवेल्थ में परफॉर्म किया था, डांस में, दिल्ली में। सिंगिंग में भी किया था, फिर डांस में भी किया था। ऑलराउंडर है। तो अभी चलते हैं आपके जो आसाम के साथ कैसे जुड़ा आपने। पहले बात तो सारेगामा आर्ट ऑफ म्यूजिक, करेक्ट, ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, जो मौसमी बा के साथ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इट्स अ गोल्डन प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि जैसे इफ़ आई से कि यहाँ पे ज़्यादा अगर चीज़ें नहीं हैं सीखने के लिए या खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, या किसी के पास टाइम नहीं है कि ऑल द वे गुवाहाटी से बॉम्बे जाना या किधर और भी जाना, कैलकाटा जाना, तो आई थिंक मौसमी दीदी का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबको एक साथ एक ग्रुप में लेके आना और नई नई चीज़ें उनको उनके अंदर से निकालना, चाहे वो डांस है या एक्टिंग है या ह्यूमर है या सिंगिंग है। तो ये गोल्डन प्लेटफॉर्म है जिससे काफ़ी हेल्प होगी सभी यंग टैलेंट्स को। और এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিক মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আৰু যিসকল বলিউডৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ, পডকাষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এটা খুব ভাল অপৰচুনিটি হয় যে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন এটা পাইছে যে বলিউডৰ লগত, বলিউডৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ লগত, শিল্পীসকলৰ লগত তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে, এটা ৰুমত তেওঁলোক বহিছে আৰু তেওঁলোকে শিকিছে আৰু তেওঁলোকে ৰিয়েলিটি শ্ব'সমূহত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। তাৰ বাবে খুব ভাল খবৰ। আৰু তলত মই দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো, আৰু স্ক্ৰীণতো আপোনালোকে দেখা পাই আছে সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিকৰ সেই নম্বৰসমূহ, গতিকে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে। থ্যাংক ইউ, এইখিনি জনাই থ'লোঁ মাজতে। তো आपने 2-3 गाना भी कर लिया, एक वो सुपरस्टार हो गया, उसके बाद हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन, सॉरी नाम चेंज कर, और एक था प्यार नाल था एक गाना, और फिर मैंने एक दिलजीत दोसांझ के लिए हाँ एक प्लेबैक किया था। यस, और उसके बारे में बताइए। उसमें नेहा कक्कर जी से एक साथ गाना गाया था आपने? सुपरस्टार में गाया था उनके साथ। वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू कि उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जिस तरह का उनका नेचर है, वो बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है और बहुत सपोर्ट करती हैं सबको, और आपको भी बहुत सपोर्ट। ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ कितना ट्रैवल किया, कितना एक्सपीरियंस मिला मुझे उनके साथ कि जब आप ऊपर पहुंच जाते हो उसके बाद आपको कैसे रहना है या क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कि जैसे स्टार बनना एक बहुत बड़ी बात है, उसके बाद आप मेगा स्टार बन जाते हो। नेहा कक्कर इज़ अ मेगा स्टार, और मेंटेन करना और उसको मेंटेन करना उतना, क्योंकि इतना उनको मतलब जैसे ट्रोल किया जाता है या बोला जाता है कि वो रोते हैं, वो उनका नेचर है। अभी
कोई कोई बाय बर्थ बहुत इमोशनल होता है कि वो अच्छी चीज़ में भी कुछ कोई गाता है तो भी इंसान रोता है ना, जैसे कोई बहुत दिल से गा रहा है तो सामने वाले की मतलब उसको वो हो जाता है कि यार कितना टच हो रहा है उसका गाना, तो उनका नेचर वैसा है। बट उसके बाद भी वो एकदम चिल रहते हैं और फिर भी कोई हेटरेट नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि वो हेटरेट तो नहीं फैला रहे हैं, एटलीस्ट वो खुश हैं और दूसरों को भी खुश कर रहे हैं अपने काम से, और लोग खुश हो रहे हैं। मेन वही बात है, अगर ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा तो फिर काम ही नहीं कर सकते। तो बेस्ट उनकी बात ये है। और बाकी गाने का अपॉर्चुनिटी जो मेरे को दिया उन्होंने, उसके लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और उसके बाद उस गाने को काफ़ी सक्सेस मिली। हाँ, बहुत। और आई थिंक टच 500 मिलियन, हाँ 500 यूट्यूब पे। और मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि मतलब गाना इतना बूम हो जाएगा। जी जी जी। हालांकि मैंने खुद ने ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं किया गाने को, बट इट टच्ड, पता नहीं कैसे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड उसके बाद फिर एरोप्लेन आया, उसमें फैजू था। एंड उसके बाद मैंने प्यार ना किया। हाँ। उसमें मेरा ही एक फ्रेंड जो तारे ज़मीं पर थे, ईशान अवस्थी, हाँ, उन्होंने उसमें एक्ट किया। और मैं उनसे बचपन में मिला था जब वो तारे ज़मीं पर उन्होंने की थी। सर्कल कितना छोटा है कि वो और मैं वापस मेरे ही गाने पे आके मिले, दरअसल सफारी के साथ। हाँ हाँ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स जी। और उसके बाद मेरा दिलजीत दोसांझ पाजी के लिए मैंने गाया वारिया मैंने सूरज पे मंगल भारी मूवी। जब ये गाना गया ना, मैं जब देख रहा था, मैं पहले सोच रहा था कि आप पंजाबी से हो के, पंजाबी से बिलोंग करते, ऐसा सोच रहा था। लेकिन हो नहीं है, वो नहीं है। और ये गाना मैंने 2019 में रिकॉर्ड किया था। और ये 2021 में आया 21 या नहीं 2020 में आया, ऑलमोस्ट एक साल बाद। मुझे यह याद है मैंने एक साल पहले ही रिकॉर्ड किया था और मैं भूल गया था ये गाना। एक दिन मुझे कॉल आता है, मोहसिन भाई जिन्होंने कंपोज किया है और कुणाल वर्मा भाई जिन्होंने लिखा है ये गाना, कि तुम्हारा गाना लग गया है। और मैं उस टाइम मतलब अपनी फैमिली के साथ ही बैठा था, खाना खा रहा था। वो बाइट, वो मुझे याद भी नहीं है कि वो बाइट मैंने रखा था, खाया था, मैं बस खुशी से उछल गया था। तो और मैं बस खुद इतना खुश हो गया हूँ कि मैं बस थैंक यू कर रहा हूँ, थैंक यू माता रानी, थैंक यू भगवान कर रहा हूँ। 10 मिनट तक मैंने यही किया है। मंदिर गया हूँ, घर के मंदिर में बहुत देर बैठ के पूजा किया है, थोड़ा इमोशनल भी हुआ हूँ कि यार कितनी बड़ी बात है। आप मतलब बचपन से मैं देख रहा हूँ खुद को, और सब प्लेबैक सुने हैं कि मेरे को भी यार मुझे भी करना है, मुझे भी प्लेबैक करना है। एक नहीं, बहुत सारे करने हैं। और पहला प्लेबैक आता है और दिलजीत दोसांझ पाजी, फातिमा उसमें एक्टिंग कर रहे हैं और मेरी आवाज़ है, थिएटर में गाना बज रहा है। इट वॉज अ ड्रीम। यस, वो सुपरस्टार एक सिनेमा था ना, मूवीज था सुपरस्टार बोल के, वहाँ पे ऐसा होता था, गाना रिलीज करके छोड़ दिया। हाँ, मूवी में करेक्ट उस टाइप का हो गया, उस टाइप का। तो 10 मिनट तक मैं बैठ के सिर्फ थैंक यू माता रानी बोलता रहा। और उसके बाद जब सब लोग, इतना क्यूरियोसिटी बढ़ गया कि क्या हो गया ऐसा कि इतना खुश हो गया और थैंक यू गॉड हो रहा है, तो मैंने बताया कि मेरा गाना मूवी में लग गया है, मेरा गाना लॉक हो गया है, मुझे अभी टैग्स आ रहे हैं और अभी ट्रेलर डालना है। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, मेरी मदर बहुत इमोशनल हो गई, मेरी सिस्टर, मेरी दादी, सब लोग थे उधर। जी। सबके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था। जी, एक बात पूछूं, जो सोशल मीडिया में बहुत ये सरसा में रहते थे, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप नेहा कक्कर को दीदी नहीं बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी कोई अच्छा दोस्त है मेरा, तो मैं उसको भैया तो नहीं बुलाऊंगा। हाँ, मैं उसको नाम से बुलाऊंगा। तो मैं, नेहा और कुणाल, हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था शो के अंदर ही। हाँ। और शो के अंदर ही उन्होंने हम लोगों को आगे शोज के लिए ले जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मेरा और कुणाल का हम लोगों ने इंडियन आइडल में साथ में परफॉर्म किया था और हमने एज अ जोड़ी परफॉर्म किया था, तो हमने स्टेज फोड़ दिया था। हाँ, मतलब सब लोग, विशाल सर, नेहू एंड अनु सर, ये सब लोग स्टेज पे खड़े हो गए थे, मतलब टेबल पे खड़े हो गए थे। ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। जी। तो उसके बाद से जो उनका व्यवहार था हमारे लिए और जो हमारा व्यवहार था, वो सब कंटेस्टेंट से अलग था, फ्रेंड जैसा हो गया। हाँ, मेरा और कुणाल का एकदम उनके साथ एकदम फ्रेंड्स जैसा था, और उन्हें भी हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल लगता था, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें दी। जी। तो हम लोग दोस्त ऐसे ही रहते थे। नेहा बुलाओ बस। हाँ, ऐसा ही होता है।
उसके बाद मैं आपके हाथ में जाना चाहता हूँ। आपके हाथ में यहाँ पे कुछ तातूज है, राइट? ये क्या है? ये तो सूर है ये। एक बार प्लीज ऐसे दिखा दीजिए ना जी। यहाँ पे कितने सूर है, क्या क्या है, थोड़ा बताइए। ये सब म्यूजिक नोटेशंस है जी। और ये प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड एंड पॉज है। यस। और ये है ट्रैवल द वर्ल्ड का मैप कि हाफ वर्ल्ड तो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, जिस तरफ अभी एयरक्राफ्ट जा रहा है वहाँ मैं जाने वाला हूँ जल्दी। सो इट्स ऑलमोस्ट कवर्ड। और ये जब मैंने बनवाया था उसके 3 दिन बाद ही मैं यूएस ट्रैवल कर गया था। ओके। तो ये पूरा सर्कल कब बनेगा? पूरा सर्कल नहीं, आधा मैंने बना दिया है, अभी पूरा मैं बना दूंगा जब पूरा कवर हो जाएगा। ओके। यस। अब तक कितने कंट्रीज में शोज किया आपने? यूएस ऑलमोस्ट हैव कवर्ड। वापस से थैंक्स टू नेहू, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि पूरा वर्ल्ड और पूरा यूएस हम लोग उनके साथ ट्रैवल किए और 19-20 हज़ार का क्राउड वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। 19-20 हज़ार क्राउड, इतना छोटा क्राउड नहीं है फॉर अ इंडियन सिंगर इट्स अ वेरी बिग थिंग। लाइक वो माइलस्टोन जो उन्होंने अचीव किया है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इंडिया में तो चलता ही रहता है, और इंडिया में तो बेस्ट फीलिंग आती है परफॉर्म करने की, अपना अपना ज़्यादा फील होता है। और अभी ये जो साइड है, ये साइड रह गई है। और अभी हम हमारे प्रदेश में आते हैं, तो इंडिया में कौन कौन प्रदेश में आपने सोच किया? असम में फर्स्ट टाइम है या इससे पहले आए थे आप? असम में मैंने किया है। पहले तो मैं इसमें प्राग चैनल पे परिचय सीजन 2 में तो मैं जज कर रहा था। दीक्षु भाई और किंगिनी और प्रियंका ओके थे उसमें जजेस के साथ, मैं उनके साथ था। वो भी मेरे लिए बड़ी बात है कि यहाँ के जो स्टार्स हैं उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। थैंक्स टू अगेन मौसमी दीदी एंड प्राग। यस। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत अच्छा है। दीक्षु, हाँ, हम लोग का करेक्ट, जैसे ये दीक्षु, प्रियंका, किंकिनी बहुत फ्रेंड्स जैसा। और एकदम फिर मैंने जाके जब मैं गया, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए तो था ही इधर। तो जब मैं 1 महीने बाद वापस गया मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मतलब मेरे को गुवाहाटी, मतलब हवा पूरा पेट में आ गया था मेरे, हवा गुवाहाटी का। तो गुवाहाटी में और असम में क्या क्या देखा आपने वो 1 महीना रहने? ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने देखा, कामाख्या देखा। कामाख्या में गया बट उस टाइम पे बंद था, तो बाहर से दर्शन किए। बट मैं जाऊंगा जल्दी, कल ही जा रहा हूँ इनफैक्ट। हाँ, और बाकी यहाँ के लोग, यहाँ का लोकल फूड मैंने खाया। कौन फूड खाया? मुझे याद नहीं है, टाइम हो गया एक्चुअली। आलू पिटिका खाया? आलू पिटिका खाया कुछ। हाँ, ओके, आलू कोसो। लेकिन मेरे को क्या है, मुझे स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भुज जलोकिया खाया, लेकिन मैंने पूरा भुज जलोकिया खाया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को तो अवार्ड मिलना पड़ेगा। मतलब आई रियली लव स्पाइसी फूड। मतलब मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ। स्पाइसी फूड मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम ऑलवेज एक्टिव। तीखा खाना मेरा वो है, जो कॉफी एक काम करती है ना, मेरे लिए वो तीखा खाना काम करता है। हाँ, जलोकिया खाने से बढ़ता है ना वो। हाँ, और गला भी साफ रहता है। रेड चिलीज नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन चिलीज। अक्खा हरी मिर्च। काजीरंगा देखा? नहीं देखा। मुझे ये सारा साइड एक्सप्लोर करना है, मेघालय, काजीरंगा, शिलोंग। मैंने सुना है कि ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। बट मेरे को ऐसा है कि उसके लिए टाइम निकाल के आना पड़ता है। मौसमी बा। और असम का चाय पत्ती मैं लेके भी गया इधर से। लेके भी गया। हाँ। और बहुत कुछ देखने वाले हैं आप। असम के सिंगर के बारे में, वो पापन हो गया, जुबिन गर्ग हो गया, नाहिद अफरीन, वो भी इंडियन आइडल में था, रनर्स अप था। ओके। तो बहुत सिंगर है असम से। पापन को आप जानते हैं? ऑफ कोर्स द होल वर्ल्ड नोज पापोंदा। पापोंदा, व्हाट अ वॉइस ही हैज, ड्रीमी वॉइस, बिग वॉइस। मतलब ऐसा लगता है कि वो माइक को कैप्चर कर रहे हैं। मतलब उनकी आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है उनकी माइक पे, जब वो गाते हैं तो ऐसा एकदम बस ऐसा लगता है कि यार एकदम कोई ऐसे सामने ही खड़ा होके गा रहा है, ऐसा प्रेजेंस है उनकी आवाज़ का। एंड जुबिन गर्ग दा तो ऑफ कोर्स ही इज गॉड,
और नॉर्थ ईस्ट में तो उनको मतलब लिटरली एकदम भगवान जैसा उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। और उनके गाने, उनका गानों के टूवर्ड्स जो उनकी इमोशंस रहते हैं मुझे असमीज इतना समझता नहीं है, बट कुछ कुछ गाने मैंने सुने उनके जब मैं इधर पॉरिसॉय में था, तो कुछ कंटेस्टेंट्स गाते थे उनके गाने, तो मैं को बहुत अच्छा लगता था कि कितना अच्छा है। मतलब जब मैंने ओरिजिनल सुना तो बहुत अच्छा लगा कि यार दा ने कितने अच्छे गाने गाए हैं और कितना अच्छा आवाज़ है उनका। याली है, और सुबह सुबह था, एक है उनका एक और गाना था एक मैं अभी भूल गया, दिल ने मेरे करेक्ट, वो बहुत बहुत है। हाँ, जुबिंदा का और ही कुछ अलग है। यस और किंग है, किंग है यहाँ का। हाँ। सो बहुत बात किया हम लोगों ने, मैं थोड़ा कुछ सुना के तो जा सकते थे। क्या सुनोगे आप बताओ? कोई भी हो, थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन सुना चलेगा? एक सूरज निकला था, एक पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे, दिल से रे। ओह, अकेले अकेले हाथ हाँ, बहुत अच्छा है। और आपके गाने से एक सुनना चाहते हैं, आपके गाने से। ठीक है, तो मैं ये वारिया गाता हूँ। हाँ, बस 2 ही काफ़ी है, बस। ठीक है। दिन रात अखियां नूं बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा, दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, पुल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा, हकदार तेरा हूँ, हर बार तेरा हूँ, अब लूँ जन्म चाहे मैं 100 दफा, दुनिया सारी छड़ के चले आ, तेरिया रावा तेरी गलियां, तेरे सदके सब में वारिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम लोग विदा लेंगे जी। मैं सभी को पूछता हूँ ये, अगर हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते थे पास्ट में जाके, आप किसको मिलना चाहेंगे और किस कारण मिलना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे पास्ट में? जितना दूर हो सके हम जा सकते हैं। मतलब ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए क्योंकि कोई एक नहीं होगा जिनसे मैं मिलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरे लव्ड वंस जो आज साथ नहीं है, या जिनको मैं चाहता था कि आज मैं जाऊँ वो देखें, मेरे ग्रैंडफादर, उनके लास्ट वर्ड ये थे, और बड़े रैंडम लास्ट वर्ड्स थे उनके, मुझे आज भी याद है। 2006 की बात है, 2007 में मैं रियलिटी शो में गया हूँ। 2006 के एंड में ही मैंने गाना परस्यू किया है, और उनके लास्ट वर्ड ये थे कि जब विभोर बड़ा होगा तो मैं उसको गाते हुए देख पाऊँगा, और उसी दिन उनका देहांत हो गया। इक्वेशन क्या था उसमें? इक्वेशन मेरे ग्रैंडफादर मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो उनका ड्रीम था कि मैं कुछ सिंगिंग में मैं कुछ अचीव करूं, और उसी दिन जिस दिन उन्होंने ये बोला, उस दिन वो आशीर्वाद देके चला। हाँ, ऐसा ही मुझे फील हुआ। और उसके हाँ, अभी देख रहे हैं, वो तो है। तो मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैं किन से मिलना चाहूँगा,
और या फिर अगर मैं म्यूज़िक में लेजेंड्स की बात करूँगा तो आई वुड लव टू मीट किशोर साहब, किशोर साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, आर.डी. बर्मन सर और जगजीत सिंह सर, के I've never met के सर. मेरा ड्रीम था सोनू जी से तो मैं मिला, बट के सर से मैं नहीं मिल पाया. और मैंने उनके गानों से बहुत रियाज़ किया है, के सर के गानों से बहुत 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 रियाज़ किया है. मेरा रियाज़ यही होता था, सबके गाने में सुनता था और हर तरीके से गाने की कोशिश करता था अपनी आवाज़ में. उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता था, उनसे सिर्फ उनकी टेक्निक, उनका इमोशन, वो कैसे गा रहे हैं, वो कैसे शब्द को बोल रहे हैं, वो सब सीखता था. जी. सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस को कैसे देखते हैं? जब भी आ गया ये शब्द सक्सेस, तो आपके माइंड में क्या आता है सक्सेस के बारे में? आई थिंक सक्सेस इज फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, तभी मिलती है. आपको ज़मीन से ही रहना पड़ता है. कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये तो एक फेज़ है लाइफ का, ये सब आता जाता रहेगा. बट सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास सक्सेस को हमेशा रख सकती है, वो है आपका ग्राउंडेड रहना, ज़मीन से जुड़े रहना, हवा में ना उड़ना, और चार काम करके ये ना बोलना कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है. तो कुछ भी नहीं किया है. ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. उसमें हम एक छोटे से ग्लोब में, एक छोटे से शहर में, एक छोटी सी सिटी में एक छोटा सा हम आदमी है. तो आई थिंक जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतनी सक्सेस मिलती रहेगी. और मेहनत करना, हाँ, और एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़. जी. सबकी रिस्पेक्ट करना जी. और ग्राउंडेड रहना और नई नई चीज़ें सीखते रहना, छोटों से बड़ों से सबसे प्यार लेते रहना, हाँ, ब्लेसिंग्स लेते रहना. जी. यही है सक्सेस का मंत्र, और कुछ नहीं है. जी. और एक बात, डिप्रेशन कभी आया था या इतना रिस्टार्ट हो रहा था ना लाइफ में? लॉकडाउन वाज लिटिल स्ट्रेसफुल, क्योंकि थोड़ा पीक टाइम था सभी के लिए. 2019 में एंड में पैंडेमिक आया था, और 20 तो पूरा ही हेक्टिक था पूरे वर्ल्ड के लिए. सभी लोग बहुत परेशानियां फेस कर रहे थे. तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पीरियड था, कुछ 1-2 महीने का. बट ठीक है, उसमें भी कुछ नया ही सीखा, कुछ नई चीज़ें करी, नया एक्सपीरियंस लिया, लाइफ को देखने का तरीका बदल गया. जी. ये होता है ना, अभी नया जनरेशन आ रहा है, उन लोगों के लिए ये कहाँ जाऊँ, उन लोगों के लिए रास्ता बहुत है, राइट? इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, सोशल मीडिया है, इधर भी है, उधर भी है. तो लाइफ में कैसे फोकस में रहे वो लोग, उसके बारे में थोड़ा टिप्स देके जाइए. फोकस, जो फोकस कैसे रहे, कुछ ऐसा आइडिया? क्योंकि आप लोग बहुत लोगों को मिलते हैं, उसमें स्टारडम का बारे में भी है, सेल्फीज वगैरह, ऑटोग्राफ्स वगैरह. उसके बीच जो गाना है आपका, सब छोड़ के आपको वही फोकस करना पड़ेगा ना, वो कैसे करते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, मैंने मेरे 10 to 20s में क्या किया है. 10 years आई हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, और मैं अपनी लिमिट्स चेक करता था और नई नई चीज़ें ट्राई करता था सिंगिंग में. और आई थिंक उसी चीज़ ने मुझे ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि मैं स्कूल से आता था, लंच करता था, अपना गिटार उठाता था और कैफ़ेज़ में डेमोज देने चले जाता था मैं. सबको बोलना कि मुझे 15 मिनट आप सुन लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे एक वीकडे या वीकेंड जो भी आपको लगता है आप दो. दिस वॉज माई फोकस. मैं ऐसे फोकस कर रहा था, क्योंकि तब मेरी जर्नी कुछ और ट्रैक पे चल रही थी. तब मेरी उस टाइम सिचुएशंस कुछ और थी. तो मेरे लिए फोकस ये था कि मुझे म्यूज़िक में भी अच्छा करना है, फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट करना है, खुद को भी अच्छा सपोर्ट करना है, और सब चीज़ों के बीच में रह के खुश भी रहना है जी. और फालतू चीज़ों में टाइम नहीं देना है. जी. जैसे मैं ज़्यादा खेलने वेलने में इतना एक्टिव नहीं था, या जिम विम भी जाने का इतना शौक नहीं था. तो फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में यूट्यूब से पूरा गिटार सीखना, और फिर
या फिर शोज में जाना, डेमोज देना, या कोई आर्टिस्ट है अगर कोई परफॉर्म करे उनको सुनने जाना. बेसिकली मुझे पता था कि मेरे को पढ़ाई में मन नहीं है, तो मेरे को स्कूल टाइम से ही मैं फोकस था. तो बेसिकली ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है. जी जी. बाकी फोकस रहने के लिए तो जो भी आपको पसंद है, अगर आप वो काम दिन में 10 घंटे कर रहे हो, इसका मतलब आप फोकस हो. जी 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 जी. 10 घंटे भी नहीं तो अगर आप उसको अपने पूरे दिन में अगर आप समय दे रहे हो 1 घंटे का 2 घंटे का, आई थिंक वो इनफ होता है. जिम भी इंसान पूरा 24 घंटे या 12 घंटे 10 घंटे नहीं करता है. 1 घंटा अपने शरीर को देता है तो महीने बाद उसको अच्छा लगता है. जी, जी. तो ऐसे ही गले का होता है या म्यूजिक का है या किसी भी आर्ट का है, अगर आप उसको टाइम दोगे रोज रोज रोज, आपके माइंड में फिक्स हो गया कि मुझे बैठना ही है 2 घंटे बुक लेके, कि मुझे लिखना है, या लैपटॉप लेके मुझे अच्छी एडिटिंग करनी है, या माइक पे मुझे अच्छे से गाना है, एक टेक्निक बनानी है, तो वो काम हो ही जाता है. तो मेरे लिए वैसा ही है फोकस रहना, कि कुछ भी अगर आपको पाना है आप वो करते रहो और फिर 25-30 डेज में वो आपके अंदर आ जाएगा. जी, थैंक यू सो मच. और परासर से बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि एक अलग सिटी में मुझे एक और पराशर मिले. थैंक यू सो मच. और आप भी ब्राह्मण हैं? जी. तो ये उपनयन हो गया आपका? नहीं हुआ? हाँ हुआ है. हाँ, बट मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है. हाँ, ये पूछना था मेरे को. जुबिंदा भी नहीं पहनते. हाँ, क्योंकि मेंटेन करना मुश्किल होता है, और फिर उसकी रिस्पेक्ट ना हो तो वो अच्छी चीज़ नहीं है. जरूर. तो आज के लिए टाटा, बाय बाय. थैंक यू सो मच. मिलेंगे. और जब भी आसाम आइए प्लीज एक बार मिलके जाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.